हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने शुरू की हुई है कंप्लीट एनसीईआरटी, जिसमें हमने सिक्स्थ और सेवन्थ की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम ज्योग्राफी का आठवीं क्लास का सेकंड लेसन करने वाले हैं। कल हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें सीखा था कि संसाधन किस प्रकार के होते हैं और उसकी किस्में कैसी होती हैं। तो आज भी हम संसाधनों के बारे में ही पढ़ेंगे, पर कल हमने जो प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे उन्हीं संसाधनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं। लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की जो धरती है, मिट्टी है, जल और जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो वन्य जीव संसाधन है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये लाइफ में कैसे काम करती हैं, इन सभी का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। हमें इन संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं, इन संसाधनों के कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेसन से। कि जो हम पहले बात करेंगे लैंड की। जैसे कि हम जानते हैं कि हर जगह जो लैंड है वो समान नहीं है। कहीं पर आप जाएंगे, अगर आप पंजाब में हैं या फिर आप महाराष्ट्र में हैं या फिर कहीं दिल्ली में जा रहे हैं या फिर आप हिमाचल प्रदेश में हैं, जम्मू कश्मीर में, केरला, तमिलनाडु, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो धरातल है, आपको जो वहाँ पर लैंड मिलेगी वो अलग प्रकार की मिलेगी। वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉयल हैं, वहाँ पर जो मिट्टी है उसकी किस्म अलग मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में जाएंगे तो शायद आपको वहाँ पर ब्लैक सॉयल मिले। इसलिए वहाँ पर जो कपास की खेती है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो कपास की खेती है वो कहाँ की जाएगी? जहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलेगी और वो पानी को ज़्यादा देर तक अपने साथ पकड़े रखती है। इसलिए जो कपास की खेती के लिए हमें काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हम वो कपास की खेती है वो कहीं ऐसी जगह पर उसका उत्पादन कर सकते हैं जहाँ पर हमें पानी की कमी हो या फिर हमारी मिट्टी वैसी ना हो? तो ये सभी बातें मैटर करती हैं कि जो लैंड है वो बहुत ही किस्में, उनकी किस्में हैं बहुत ही प्रकार की होती हैं। अब जो लैंड है, अभी हम बात करेंगे, एक फैक्चुअल बात है कि जो लैंड है, वैसे तो आपको पता है कि हम हमारे धरती पर लैंड कितनी प्रतिशत है? लगभग 71% क्या है कॉन्टिनेंट्स में, जो हमारे धरती पर, अर्थ पर क्या है, वाटर है। और बाकी का वजह 29% क्या है? ये है उसमें लगभग लैंड एरिया है। और 29% में से भी लगभग 30 मान सकते हैं आप, इस 29% में से भी जो 90% है पूरे विश्व का, जो 90% है किसकी जनसंख्या है? लोगों की। जो 90% जो लोगों की जनसंख्या है वो सिर्फ 30% ऑफ लैंड एरिया में रह रही है। इसका 30% का आप 100 मान लीजिए। इस 100 में से लगभग 30% में 90% जनसंख्या रह रही है। और बाकी बचा कितना? 70% में। 70% में लगभग 10% जनसंख्या रह रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आबादी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, स्पेर्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेटेड एरिया है। जैसे कि वहाँ पर पर्वत भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत की, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश की जो आबादी है, जो घनता है, तो वो 1 किलोमीटर में 17 है। 1 किलोमीटर में कितनी है? 17 लोग रहते हैं। अगर वही बात करें बिहार जैसे कि, तो वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा है। तो आप अभी सोच सकते हैं कि जो मैदानी एरिया होगा जहाँ पर आप फसलें उगा रहे हैं, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। वहाँ पर आपको पानी की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ पर आपको इधर उधर जाने में समस्या नहीं हो रही है, फ्लैट एरिया है, मैदानी भाग है, तो इतनी समस्या नहीं होती है। तो वहाँ पर जो जनसंख्या है, वहाँ की उपजाऊ शक्ति भी बहुत ज़्यादा है मिट्टी की, तो वहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। पर वही बात अगर करें माउंटेन्स की, तो वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो जो हमारा लैंड है, तो हमने पढ़ा कि 30% ऑफ टोटल एरिया द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड। कि जो हमारी 90% जनसंख्या है वो सिर्फ 30% एरिया में रह रही है, और बाकी के जो पार्ट है वहाँ पर नहीं रह रही, वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या रह रही है। अभी हमने रीज़न पढ़ा, क्योंकि जो वहाँ पर जो जगह है, जो स्थल रूप है, वो सूटेबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए। फेवरेबल कंडीशंस नहीं अलाउ करती कि वहाँ पर इंसान रह पाए। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, रेतीली जगह है, फसलें नहीं उगाई जा सकती। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन।
तो ये हमने पढ़ा कि जो लोगों का वितरण है अलग अलग भागों में बहुत ही अलग अलग है, समान नहीं है। जैसे कि कहीं आपको द रग्ड टोपोग्राफी, ऊबड़ खाबड़ आपको ज़मीन मिलेगी, कहीं यहाँ पर आपको स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स की जो पर्वतों की जो ढलानें हैं बहुत ही तीखी मिलेंगी, कहीं पर आपको लो लाइंग एरिया ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, कहीं पर आपको खड्डे मिलेंगे जहाँ पर पानी भरा होगा, कहीं पर आपको रेतीली जगह मिलेगी, डेजर्ट एरियाज मिलेंगे, कहीं पर आपको थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेटेड, कहीं पर आपको वन मिलेंगे जो जंगल होंगे, वहाँ पर आपको भी लोग इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। प्लेन्स एंड रिवर्स, जहाँ पर आपको मैदान मिलेंगे और नदियाँ बह रही होंगी, वो क्या है, वो सूटेबल हैं किसी इंसान के रहने के लिए, बहुत ही ठीक ठाक है, इसलिए वहाँ पर जो आबादी है लोगों की, जो पॉपुलेशन है, वो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए वहाँ पर वो क्या है, ये जहाँ पर आपको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो बहुत ही डेंसली, बहुत ही घनता वाले एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। अब हम लैंड का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम इन्हीं लैंड्स का इस्तेमाल घर बनाने के लिए भी करते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी करते हैं। इन्हीं लैंड पर फॉरेस्ट्री भी है और माइनिंग भी की जाती है, कि बहुत सारे वन भी हैं और माइनिंग की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग हैं, वो कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो इन्हीं लैंड पर ही तो बनाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसे लैंड यूज़ कहते हैं। और जो लैंड यूज़ है, अगर हम किसी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सी जगह है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे क्यों, उसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि टोपोग्राफी हो गई। अगर आप पर्वतीय इलाकों में हैं तो वहाँ पर आप भूमि का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, वहाँ का धरातल ही ऐसा है, वहाँ की जो स्थल रूप है वहाँ पर ऐसा है कि लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पर इतना ज़्यादा, वहाँ पर भूमि का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते अच्छी तरह से। वहाँ की मिट्टी कैसी है, अगर भूमि वहाँ की उपजाऊ होगी तो आप बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे उसकी धरती को, अगर नहीं है तो आप कहोगे कि नहीं छोड़ो, यहाँ पर बंजर भूमि में कौन खेती करता है। अब आगे बात क्लाइमेट की, कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि वहाँ पर ग्रीन हमारा अंटार्कटिका है नॉर्थ पोल पर, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल पर जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, वहाँ पर जो आपको प्रदेश मिलते हैं बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप क्या खेती कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो सारी साल तो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। अगर वहाँ पर हम खेती करने बैठेंगे तो फिर वो हमें सूटेबल ही नहीं करेंगी वहाँ की कंडीशंस, फिर वहाँ पर इंसान मर जाएगा। वहाँ पर सिर्फ हमारे कुछ रिसर्च सेंटर ही वहाँ पर खुले हुए हैं, जैसे कि मैत्री और भारती जैसे। और यहाँ पर मिनरल्स भी प्रभावित करते हैं किसी इलाके के, अगर वहाँ पर मिनरल्स हैं, जैसे झारखंड या उड़ीसा वाला एरिया हुआ, वहाँ पर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। और बहुत सी जगह हैं भारत में भी जहाँ पर लैंड तो नहीं है इतनी अच्छी, पर वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ होते हैं, उनके पाए जाने से वहाँ पर लोग क्या रह रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज खुल गई हैं, फैक्ट्रीज खुलने से लोगों को रोज़गार मिल गया है, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। अब एम्प्लॉयमेंट मिलने से वो लोगों ने वहाँ पर घर बना लिए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर आपको खनिज पदार्थ मिलेंगे वहाँ पर आपको लोग भी मिलेंगे। तो ये जो मिनरल्स हैं ये भी एक रोल प्ले करते हैं किसी लैंड को यूज़ करने में। ये सारे क्या हैं, ये सब कारक हैं, फैक्टर हैं किसी लैंड को इस्तेमाल करने के लिए। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वहाँ पर पानी होगा तभी तो वहाँ पर लोग इस्तेमाल करेंगे, उस धरती का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, की मालिकाना हक से भी लैंड होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइवेट लैंड, निजी लैंड होती है, एक होती है कम्युनिटी लैंड की सामूहिक धरती होगी। एक प्राइवेट लैंड होगी जिस पर आपका अधिकार होगा, आप उस पर कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आपका घर है। एक होती है कम्युनिटी लैंड, जैसे कि आप अगर यहाँ पर कोई सार्वजनिक कोई पार्क खुला हुआ है तो आप कोई भी वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर कोई भी पेड़ उगा है वहाँ पर आप फ्रूट्स तोड़ सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो सभी कम्युनिटी लैंड या प्राइवेट लैंड आपकी निजी प्रॉपर्टी है, इसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है विश्व की आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें भारत सबसे नंबर 1 पर है। और भारत की आबादी 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 121 करोड़ आबादी है भारत की। अब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग खाने की डिमांड करेंगे, उनको फूड चाहिए, उनको घर चाहिए रहने के लिए। तो अगर उनको घर चाहिए तो वो क्या करेंगे, अब क्या जो पहले से ही घर बना हुआ है उसको तो वो ले नहीं सकते, क्योंकि वो भी किसी का है, तो वो क्या करेंगे, इन जंगलों को काटेंगे, जंगलों को काट कर वो नए घर बनाएंगे। अब जब जंगलों को काटा जाएगा तो वहाँ के जो वन्य जीव होंगे वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर जो जानवर रह रहे हैं
जिन्होंने एक बैलेंस बनाया हुआ है। इकोसिस्टम हमने पढ़ा था, जो कि पारी तंत्र होता है। अगर कोई जानवर मर जाता है तो हमारा बैलेंस है, जो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, और इन लैंड है, जो लैंड, अगर लैंड इतनी सी है, अगर 100% लैंड है, आबादी भी 100, समझ लो 100 लोग हैं, 100 धरती है, ठीक है, 100% धरती है और 100 लोग हैं। अगर 200 लोग हो गए तो ये क्या लैंड 100 ही रहेगी? लैंड तो नहीं बढ़ेगी ना। अगर लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, पर ये जो लैंड है, ये जो धरती है, वो उतनी सीमित है। तो वो क्या कर रहे हैं कि उसको और इस्तेमाल करते जा रहे हैं उस लैंड को। तो इसलिए लैंड का जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो थोड़ा सा देख के करना चाहिए। और बहुत सारे हम मेजर्स पढ़ेंगे जिसको हम ध्यान में रखकर कि हम इन सभी चीज़ों से कैसे हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं जो भी हमें समस्याएं आती हैं। तो जो क्वांटिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो धरती है, क्वालिटी है लैंड की, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती है। कि एक कहीं पर आपको कहीं किसी प्रकार की लैंड मिलेगी, उसकी क्वालिटी अलग होगी, दूसरी जगह पर अलग होगी, ठीक है। कहीं पर आपको देखोगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जा रही हैं, दूसरी जगह देखोगे वहाँ पर बहुत कम फसलें उगाई जाती हैं। कहीं पर लैंड्स का जो प्रयोग है वहाँ पर कहीं फैक्ट्रीज खोल दी जाती हैं, दूसरी जगह पर कोई फैक्ट्रीज नहीं होती हैं। अभी हम इन सभी बातों का पढ़ेंगे कि ये जो हमारे जो कल्चरल चेंजेस है, ये भी हमारी सोसाइटी में दिखाई देते हैं कि हम लैंड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। लैंड का जो हो रहा है वो डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि भूमि को ऊपरली जो परत है उसको नष्ट किया जा रहा है। और लैंड स्लाइड्स के कारण सॉइल एरोजन, डेजर्टिफिकेशन, कि जो सारे वृक्ष हैं, जो भी ट्रीज़ हैं, उनको काटा जा रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रही हैं। जैसे कि भूस्खलन होता है। सॉइल एरोजन क्या होती है कि मृदा अपरदन, कि एक जगह से जो ऊपरी परत होती है धरती की, जब वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, अगर बहुत तेज़ वर्षा आ गई या बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, तो क्या होगा, जो धरती की सबसे उपजाऊ वाली परत है, ऊपरली परत है, ठीक है, वो बहकर कहीं और जगह चली जाएगी। तो क्या आप वहाँ पर फसलें उगा सकते हैं? आप नहीं उगा पाओगे, क्योंकि वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति थी धरती की वो तो ख़त्म हो गई। तो वो क्या बन गई? बंजर भूमि बन गई। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को हम हैंडल भी कर सकते हैं। इन सभी के बहुत सारे हमारे पास मेजर्स हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम इन धरती को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम वन्य जीवों को जो मर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। तो देखेंगे। अभी अभी आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक फार्मर दिख रहा है, ठीक है, ये फार्मर है, ये जा रहे हैं। अभी यहाँ पर एक और आपको फार्मर दिख रहा होगा, ये अपने कैटल्स के साथ, अपने पशुओं के साथ खेती बाड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कच्चे घर दिखाई दे रहे होंगे, खेत भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रीज, जंगल दिखाई दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं वो सभी कच्चे घर हैं। अभी यहाँ पर भी सारा कुछ कच्चा है। अभी दूसरी इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको एक मशीनीकरण की शुरुआत दिख रही है। यहाँ पर आप देखिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है पशुओं की जगह। और यहाँ पर जो घर हैं वो भी कंक्रीट के बन गए, पत्थर के बन गए, पक्के घर बन गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे होंगे, बिजली के खंभे और पक्के घर। और यहाँ पर जो जंगल की जो संख्या थी उनको काट के थोड़ा सा कम कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब लोग रहेंगे तो उनको भी तो घर चाहिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी। अब यहाँ पर आपको तीसरी इमेज में दिख रहा होगा कि वहाँ पर जो कच्चे घर थे वो तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर सड़कें भी बना दी गई हैं पक्की, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जो वाहन है वो चलते दिखाई दे रहे होंगे आपको। और यहाँ पर पक्के घर बना दिए गए हैं। और जंगल नाम मात्र, यहाँ पर बहुत ही थोड़े से मिनिमम मात्रा में जो जंगल है, यहाँ पर थोड़ी बहुत घास फूस दिखाई दे रही है, और थोड़े बहुत खेत हैं। और बाकी सभी यहाँ पर आपको बसेस, कार्स, और यहाँ पर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आगे चौथी इमेज में क्या दिखाई दे रहा है कि चौथी इमेज में सिर्फ आपको गाड़ियाँ और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स, और जंगल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो ये आपको दिखा रहा है कि चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, कि समय के हिसाब से जो लैंड यूज़ है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, कि लोग हैं वो जंगलों को काट कर तो इन सभी को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अगर आप ही सोचें, अगर आप सभी लैंड ऐसे हम इस्तेमाल करते रहे, हम मनुष्य, हम ह्यूमन बींग्स, तो फिर हमें फसल उगाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो फिर हम खाएंगे क्या, हम क्या उगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसलिए बहुत सारे मेथड अपनाने पड़ेंगे जिससे हम इन लैंड्स का जो इस्तेमाल है, जो भूमि संसाधन है, इसको बचाया जा सके। और भूमि संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है? जो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, जो जनसंख्या है वो तो बढ़ती जा रही है, और उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी धरती चाहिए, भी हमें, वो फिर जंगल काट कर वहाँ पर घर बना रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो ऊपरीली परत है, जो जंगल है
जो वन है उनका क्या हो रहा है, उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो उन सभी जंगलों को काट कर क्या कर रहे हैं, एरेबल लैंड में तब्दील कर रहे हैं। एरेबल लैंड कौन सी होती है, जहाँ पर आप फसलों को उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर इससे एक खतरा आ रहा है, बहुत बड़ा खतरा। कौन सा खतरा, कि आपको जितने आप अगर वहाँ पर फसलें उगा रहे हैं तो इसके कारण वहाँ से आप जंगलों को काट कर अगर फसलें उगाएंगे तो वहाँ पर जो जानवर रह रहे होंगे उनकी जो ज़िंदगी है उनको तो खतरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम उनको काट रहे हैं। तो फिर पहली बात तो जिन वनों को हम काटेंगे तो वो भी तो किसी का घर है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर रह रहे होंगे। अब हम उनको काट देंगे तो फिर वो जो जानवर होंगे वो कहाँ भागेंगे, वो शहरों की तरफ भागेंगे और उनकी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी। आप कई बार देखते होंगे, आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा कि जानवर हैं वहाँ पर देखा गया, सड़कों पर घूमता देखा गया। अब उनके पास जंगल तो है नहीं, तो फिर वो भी क्या करेंगे, वो भी इधर से उधर ही भटकेंगे। इसलिए जो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, कि जो अभी प्रेजेंट रेट है, जो कि भूमि का जो नष्टीकरण किया जा रहा है, जो भूमि को नष्ट किया जा रहा है, जो कि हम भूमि का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको अभी रोकना पड़ेगा। मस्ट बी चेक्ड, इनको अभी रोकना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या क्या, जैसे कि एफॉरेस्टेशन है, कि हम वनों को काटते ही जा रहे हैं। लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, कि जब हम भूमि सुधार भूमि सुधारने के लिए कुछ काम करते हैं, तो भूमि सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह से भूमि की जो केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो घट जाएगी। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, कि जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं जो भी किसान भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर उनकी भी मजबूरी है, अगर वो इनका इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा कि सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी, तो वो उनका इस्तेमाल करते हैं। और फर्टिलाइज़र्स हमने पढ़ा ही कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो उर्वरक हैं, जो खाद होती है, कौन सी केमिकल की बनी हुई, ये सभी क्या है, ये सभी लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, और ओवर ग्रेजिंग ऑफ सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, और ये ओवर ग्रेजिंग भी बहुत सारी जो ओवर ग्रेजिंग कर दी जाती है पशुओं के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा भी ग्रेज खा लिया जाता है फसलों को। तो इन सभी मेथड का अगर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, कि इन सभी मेथड को हम ना होने दें, ठीक है, जंगल ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम ज़्यादा खादों का, प्राकृतिक खाद जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्योर्स जिसे कहते हैं, जो प्राकृतिक से बने होते हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हम ऑब्वियस सी बात है लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड की, जो लैंड है, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। तो हमें ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। और ये अब देखते हैं वेदरिंग। व्हाट इज़ वेदरिंग, अपक्षय हिंदी में कहते हैं इसे। वेदरिंग क्या होती है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इन सिंपल वर्ड्स में हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो चट्टानें होती हैं जब वो टूट जाती हैं, जब वो टूट कर मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में जब धरती पे बिछ जाती हैं, किसकी मदद से, प्राकृतिक की मदद से। उसमें मेन कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेन उन्होंने टेम्परेचर बोला हुआ है, और फ्रॉस्ट एक्शन। आप इतना याद कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन की कोई भी फॉर्म हो, जैसे कि बारिश पड़ रही है या बर्फ़ गिर रही है, ठीक है, और रात को बहुत ही ठंडा ही हो जाती है और दिन में गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया से क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो टूट के बिखर जाती हैं, ठीक है, एक मिट्टी ऐसी बन जाती हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी अपक्षय की क्रियाएं हैं, ये अपक्षय है, वेदरिंग है। ये सॉयल, ये सॉयल इसी से तो बनी है, जो वेदरिंग की प्रोसेस से ही सॉयल बनी है, अपक्षय की क्रिया से ही सॉयल बनी है, कि जब टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो चट्टानें हैं वो मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। और सॉयल क्या होती है, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है धरती की, ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है और ये इसी में हम फसल उगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉयल, कि जो धरती है, जो वहाँ का स्थल रूप है, वो डिसाइड करेगा कि ये मिट्टी है कैसी, किस प्रकार की मिट्टी है। और सॉयल है वो किस से मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर से। उसमें थोड़े से जीव आपको मिलेंगे, जीव जंतु, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं। उसमें मिनरल्स मिलेंगे, खनिज पदार्थ मिलेंगे आपको, और वेदर्ड रॉक्स, कि वहाँ पर वेदर्ड ये होती है ना वेदरिंग की क्रिया, उसमें आपको छोटी छोटी चट्टानें मिलेंगी जो कि वेदरिंग की प्रोसेस से बनी होंगी। ये सभी धरती में पाए जाते हैं और ये सभी आपने पढ़ा कि ये वेदरिंग की क्रिया से होता है।
और द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक सॉइल फर्टाइल, कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं, ये इनका राइट मिश्रण ये क्या बनाता है, किसी भी सॉइल को उपजाऊ बनाता है। तो देखेंगे अभी कि ये है एक इमेज है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है आपको दिखाई दे रही होगी ग्रीन ग्रीन, ये टॉप सॉइल ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ह्यूमस क्या होता है कि जो भी वहाँ पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको उपजाऊ बनाते हैं, उसे कोई हम ये सब कहते हैं ह्यूमस एंड। इसीलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी है, घास फूस आपको फसल दिख रही होगी, ये इसलिए यहाँ पर उग जाती है ह्यूमस के कारण। ये सबसे टॉप सॉइल होती है। उसके बाद आती है सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। यहाँ पर आपको चिकनी मिट्टी, बलुआ मिट्टी आपको दूसरी लेयर में मिलेगी। उसके बाद आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, वेदर्ड रॉक मटेरियल, कि जो कि अपक्षय क्रिया से, ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल या ह्यूमन बीइंग, इनकी वजह से ये जो रॉक्स होती हैं वो टूट कर जब बिछ जाती हैं, तो ये उन क्रियाओं से बनी हुई है, इसलिए ये वेदर्ड रॉक मटेरियल आ गई। और लास्ट में आ गई पेरेंट रॉक, ठीक है, पेरेंट रॉक जो सबसे स्टार्टिंग वाली रॉक थी, ठीक है, पेरेंट रॉक सबसे लास्ट में होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 इंच की जो सॉयल है, 1 इंच की, सिर्फ 1 इंच की जो सॉयल की जो लेयर है, उसको बनने में भी लगभग हजारों या 100 साल से भी अधिक लग जाते हैं, ठीक है, हजारों या 100 साल से भी अधिक लग जाते हैं। फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, कि जो सॉयल फॉर्मेशन है, जो मिट्टी बनती है, वो किन किन तरीकों से बन सकती है। तो यहाँ पर जो मेजर फैक्टर्स हैं सॉयल फॉर्मेशन के, वो किससे बनेंगी कि यहाँ पर पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, वहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे हैं, जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, वहाँ पर जलवायु कैसी है, और कौन से फैक्टर है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पर स्थलाकृति है, जो स्थल रूप है वो कैसा है, वहाँ पर क्या पठार हैं, डेजर्ट हैं, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ठीक है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जैसे कि एक रेड वॉर्म होता है ना, एक किसानों का जिसे हम दोस्त भी कहते हैं, कि वो लाल रंग के केचुए होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। तो फिर वो भी क्या है, वो सभी ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो हैं, ठीक है। और टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, कि उस समय उस सॉयल फॉर्मेशन के लिए, उस मिट्टी को बनने के लिए टाइम कितना लगा, ये भी सभी क्या है, ये सभी एक फैक्टर हैं, कारक हैं, कि ये सभी कारक किसको इफेक्ट करते हैं, सॉयल फॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम देखेंगे ध्यान से, ये सॉयल आपको दिखाई दे रही होगी, ये 4-5 फैक्टर हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आ गया पेरेंट रॉक, कि ये पेरेंट रॉक है वो डिटरमाइन करता है कि इस मिट्टी का कलर कैसा होगा, इसकी बनावट कैसी होगी, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी वो कैसी होंगी, इसमें मिनरल या कंटेंट परमेबिलिटी कैसी होगी, किसमें पानी कितने देर तक रह सकता है। ये सभी बातें कौन कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा, वो होगी पेरेंट रॉक। अब आ गया रिलीफ। रिलीफ में क्या है कि रिलीफ होता क्या है, जैसे कि ऊंचाई होगी, या फिर पर्वत, पहाड़, बारिश कितनी हो रही है, जलवायु, ये सभी क्या रिलीफ में आ जाता है। तो एल्टीट्यूड, कि वो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर वो मिट्टी स्थित है, और वहाँ की स्लोप कैसी है, ढलान कैसी है, और वहाँ ये सभी क्या डिटरमाइन करेंगे कि वो जैसे भी मिट्टी बनी हुई है, ये सभी डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ पर सॉइल कैसे बनी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो फ्लोरा क्या होते हैं, फ्लोरा जो वनस्पति जीवन है, ठीक है, और फौना क्या है, वन्य जीवन, ये, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ये रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, कि वहाँ पर जो उसके बीच में ह्यूमस जो होगी, ठीक है, कि उसमें कोई भी प्लांट्स उग पाएगा, ये सभी बातें कौन निर्धारित करेगा, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आ गया क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या निर्धारित करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। जो क्लाइमेट है वो क्या निर्धारित करेगा कि वहाँ पर तापमान और जितनी वर्षा हो रही है, और वहाँ पर वेदरिंग की जो अपक्षय की क्रिया है, ये सभी हम वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी। अभी देखेंगे टाइम क्या डिसाइड करेगा, जो समय है, कि वो जो सॉयल है, वहाँ की सॉयल की मोटाई कितनी है, सॉयल की मोटाई कितनी है, ये समय निर्धारित करेगा। चलिए देखते हैं अब हम कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि जो धरती है उसकी मिट्टी का
डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल, और इसको ये हमारी जो सॉयल है ये बर्बाद कैसे हो रही है, कैसे नष्ट हो रही है, और इनको हम बचाने के कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, इन्हीं को देखेंगे। तो उससे पहले, ये देखने से पहले हम देखेंगे कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। जो मेन सॉयल है वो है अलूवियल सॉयल, जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी ब्लैक सॉयल, लाल मिट्टी रेड सॉयल, फिर लेटराइट, और फिर डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉयल की पर्वतीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ शक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम अलूवियल सॉयल कहते हैं। ये सभी प्रकार की मिट्टी हैं जो आपको भारत के अलग अलग पार्ट्स में मिलेंगी। और हमारी धरती को मेन खतरा क्या है, हमारे ह्यूमन बींग्स को मेन खतरा है सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन क्या होता है कि जब भी ऊपरी परत धरती की एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉयल इरोजन कहते हैं। और डिप्लेटेशन आर मेजर थ्रेट्स टू सॉयल। तो ये सभी क्या कारण है, ये सभी हमारे को बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारे लिए खतरा है। तो इनको फैक्टर विच लीड टू सॉयल डिग्रेडेशन एंड आर डिफॉरेस्टेशन को जो मेन कारक हैं किसके लिए, सॉयल डिग्रेडेशन के लिए, तो वो कौन कौन से हैं, डिफॉरेस्टेशन कि जो वनों को बहुत ही तेज़ी से काटा जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग पशुओं द्वारा इन फसलों का बहुत ही तेज़ी से क्या किया जा रहा है, चारे को खाया जा रहा है, और ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और जो भी कीटनाशकों को दवाइयों का जो इस्तेमाल करते हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं मेनली, ये सभी इन सभी हमारी मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उसकी जो उपजाऊ शक्ति उसे घटा रहे हैं। और रेन वॉश, जब तेज़ वर्षा होगी तो वो जो उपजाऊ शक्ति होगी ऊपरली मिट्टी को बहा कर ले जाएगी, तो वो क्या कर रही है, उसको इरोड कर रही है, अपरदन मृदा अपरदन रेन वॉश के कारण हो रहा है। लैंडस्लाइड, कई बार आप लैंडस्लाइड आ जाता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है जो धरती होती है, कभी भूचाल आ गया है ना, तो फिर उससे क्या होगा कि एक जगह दूसरी जगह से खिसक जाएगी, वो लैंडस्लाइड होता है। आपने पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा देखा होगा, लैंडस्लाइड्स वहाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और फ्लड्स, जब कभी बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी मिट्टी का नुकसान होगा। तो ये सारे इतने सारे कारक हैं जिससे हमारी क्या हो रही है, मिट्टी का नुकसान हो रहा है। अभी हम मेथड्स देखेंगे कि किनसे हम इन मिट्टी का इस्तेमाल, इन जो धरती है इसकी जो ऊपरली परत है, ठीक है, मिट्टी का जो हमारी मृदा है, इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो सबसे जो पहली टेक्निक है वो है मल्चिंग। कौन सी, मल्चिंग। इसमें हम क्या करेंगे, ये सभी आपने ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा वो कि ये इसमें से कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा मेथड है जो कि सॉइल कंजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता। तो आपने बड़े ध्यान से, अगर आपने इसमें नहीं भी समझना तो आप कम से कम इसके नाम जरूर याद कर लीजिएगा कि इसमें नाम कौन कौन से हैं। ये सभी क्या है, एक प्रकार की क्रियाएं हैं जिससे हम सॉइल को बचा कर रखते हैं। तो सबसे पहले आ गई मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। कि इसमें एक शैवाल, एक चादर सी बिछा दी जाती है। चादर किसकी, शैवाल की, ठीक है। उसमें उसमें क्या करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, वो सभी मिट्टी को ढक लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो सॉइल जो मॉइस्चर होता है सॉइल का वो ऊपर नहीं जाने देता, जिसके कारण हम वहाँ की जो धरती है उसको बचा सकते हैं, ठीक है। उसको एक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ से उसको ढक दिया जाता है। अभी दूसरा आ गया काउंटर बैरियर्स, ठीक है। काउंटर बैरियर्स में क्या होता है कि इसमें स्टोन, ग्रास, सॉयल, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है बैरियर बनाने के लिए। क्या है कि बैरियर बनाने के लिए, जहाँ पर हमने फसल उगाई होगी वहाँ पर ऐसे ऐसे बैरियर किन से बना देते हैं, स्टोन से या ग्रास से या मिट्टी से, ठीक है, पत्थरों से या घास से, इन सभी के हम क्या बना देते हैं, बैरियर जैसे बना देते हैं। तो क्या होगा, और इनके आगे खाई जैसी बना दी जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर पानी सारा इसमें इकट्ठा हो जाता है, इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब आ गया रॉक डैम। रॉक डैम क्या है, रॉक डैम यहाँ पर क्या है कि बड़े बड़े जो पत्थर होंगे उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे कि जो पानी है इसमें ना आ पाए, ठीक है, इससे जो सॉयल का लॉस है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, रॉक डैम का। फिर ये सभी क्या है, ये सभी मल्चिंग, काउंटर बैरियर, रॉक डैम, ये सभी क्या है, सॉयल कंजर्वेशन के तरीके हैं कि हम मृदा को इन तरीकों से बचा सकते हैं। अब आ गया टेरेस फार्मिंग। ये तो फेमस है, आपको जैसे पता है कि पर्वतीय इलाकों में टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। ये टेरेस फार्मिंग है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में, ये टेरेस फार्मिंग है, ठीक है। यहाँ पर कटाई कर दी जाती है, ठीक है, कटाई करके जैसे कि सीढ़ी जैसे होती है ना सीढ़ी, उसी तरह यहाँ पर कटाई करके वहाँ पर जब खेती की जाती है कि जब तेज़ बारिश आए तो जो अपर्दन है, इरोजन है,
वो ज़्यादा ना हो, एक जगह से जो उपजाऊ मिट्टी है वो दूसरी जगह पर ना जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड, कि यहाँ पर टेरेसेस को बना दिया जाता है टू स्टीप ऑन द स्टीप स्लॉप्स, कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से ढलान होती है, तो वहाँ पर जब भी बारिश आएगी तो वो इतनी तेज़ी से नहीं आएगी, आएगी भी मतलब वो ऊपरली जो परत है उस मिट्टी की वो उसको बहाकर नहीं लेके जा सकती इतनी तेज़ी से। तो ये क्या है, टेरेस फार्मिंग बड़ी अच्छी है, पर्वतों में की जाती है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल एरोजन, ये क्या करते हैं मेनली, ये जो ऊपरली परत होती है उसको जा बहने नहीं देते, और सॉइल एरोजन जो होता है मृदा अपरदन उनको भी बचा कर रखते हैं, उनको मृदा को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देते। कौन, टेरेस फार्मिंग। अब आ गया इंटरक्रॉपिंग, इसमें क्या है कि अलग अलग रोज़ में अलग अलग प्रकार की फसलें उगा दी जाती हैं अलग अलग टाइम पर। तो इससे क्या होता है, इससे जो सॉयल है वो एक जगह से दूसरी जगह जब बारिश तेज आती है तो वो बहकर नहीं जाती। तो ये भी अच्छा तरीका है, कौन सा, इंटरक्रॉपिंग का। इसमें क्या करते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हम फसलों को अलग अलग उगा देते हैं, एक ही जगह पर अलग अलग फसलें उगा देते हैं और अलग अलग टाइम पर उगा देते हैं, तो इससे जो जो वाटर है वो इन सॉइल को बहाकर नहीं लेकर जा पाता। अब आ गया काउंटर प्लगिंग, ठीक है, आपको यहाँ पर एक काउंटर प्लगिंग की इमेज दिखाई दे रही होगी। काउंटर प्लगिंग में क्या करते हैं हम, प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, कि एक पर्वत होगा, ठीक है, एक छोटी सी घाटी जैसी होगी, एक छोटे से पहाड़ होंगे, उनकी दिशा में ही क्या कर दिया जाता है, उनके दिशा में ही हम वहाँ पर फसलें उगा देते हैं, ठीक है। अब जब भी बारिश आती है तो वो जो पर्वत होगा वो एक नेचुरल बैरियर, ठीक है, एक प्राकृतिक रूप से उन सभी वाटर को रोक लेगा और सारा पानी उसी से उसकी साइड में ही बह जाएगा। तो उसकी जो स्लोप होगी वो किसका काम करेगी, तो वो डाउन होगा, डाउन टू द स्लोप, ठीक है, वाटर क्या करेगा, वो वहीं से बह जाएगा और उनके खेतों में इतना ज़्यादा पानी नहीं आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, काउंटर प्लगिंग कहते हैं। अब आ गया शेल्टर बेल्ट्स, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ था उन्होंने, हमने प्रीवियस ईयर में देखा था सीटेट के, कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं। जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शेल्टर बेल्ट्स, ये क्या किया है इन्होंने, एक लाइन वाइज इन ट्रीज़ को एक ही साथ उगा दिया है। अब क्या होगा, जब भी तेज़ हवाएं चलेंगी, आपने पढ़ा था कि जो हवाएं होती हैं वो भी मिट्टी को उड़ाकर ले चली जाती हैं। अब यहाँ पर जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो इन पेड़ों में फंस के रह जाएंगी, ठीक है, इन ये या फिर पेड़ों की जो गति है, पेड़ हैं उन हवाओं की गति को क्या करेंगे, रोक के रख देंगे। अब वो हवाएं आएंगी यहाँ पर तेज़ी से, अब ये पेड़ उनकी गति को बहुत ही धीमी कर देंगे, तो वहाँ पर जो मिट्टी होगी वो बच के रह जाएंगी, सेफ रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मृदा अपरदन है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, कि यहाँ पर जो तटवर्तीय रीजन होते हैं और यहाँ पर बहुत सूखे प्रदेश होते हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, कि जो ट्रीज़ के जो मूवमेंट है हम इनको बचा कर रखते हैं, कि यहाँ पर जो सॉइल कवर है वो एक जगह से दूसरी जगह फिर जो ऊपरली जो परत है वो नहीं उड़ कर जाती विंड की वजह से, तो ये क्या करते हैं, ये बचा कर रखते हैं। तो शेल्टर बेल्ट भी क्या है, एक मेथड है, किस चीज़ का मेथड, सॉइल को बचाने का। कौन कौन से मेथड, एक बार हम सिर्फ नाम देख लेंगे, मल्चिंग, काउंटर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लगिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। आपको बस थोड़ा थोड़ा ही पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसमें थोड़ा बहुत होता क्या क्या है। अभी इन्होंने एक एक्टिविटी की हुई है कि यहाँ पर इन्होंने दो बॉक्स लिए थे, दो बॉक्स में इन्होंने क्या किया, पहले तो मिट्टी रखी, एक में तो इन्होंने उगा दिया, एक में इन्होंने वीट्स या फिर कोई भी छोटे से प्लांट्स उगा दिए बहुत सारे। अब दूसरे में इन्होंने कुछ नहीं उगाया, तो जब इन्होंने बाद में पानी डाला तो जिसमें इन्होंने प्लांट उगाए थे उसमें से जो मिट्टी थी उसमें सिर्फ पानी निकला, ठीक है, और दूसरे वाले में जब दूसरे वालों से इन्होंने पानी डाला तो इसमें मिट्टी भी निकली। तो ये हमें क्या बताता है कि जब भी हम प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रीज लगाते हैं, जो भी वन होते हैं, ये जो सॉइल इरोजन होती है उसको नहीं होने देते, इसको रोकते हैं। क्या करते हैं, चेक सॉइल इरोजन, वो रोकते हैं जो मृदा अपरदन होता है। इसलिए जो सॉइल इरोजन है, इसलिए जो वन है इनका लगे होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ करते क्या हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो देयर आर सो मैनी बेनिफिट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, तो इसलिए हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। वाटर, वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की ये क्या है, ये नवीकरणीय साधन है, ठीक है, कि हम इनका इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं, कि ये ख़त्म नहीं होता, कि धरती पर जितना पानी पहले था अभी भी उतना ही है।
पर हमने उसमें कुछ बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि ये सॉल्टी वाटर है हमारे धरती पे बहुत ज़्यादा, तो वो हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे नहीं तो पानी की कमी नहीं है, पर हमें जो पीने वाला पानी है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इन्होंने कहा है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कि जो 3/4 सरफेस है, कितनी 3/4 अर्थ की, वो क्या है, वो वाटर से ढकी हुई है। इसलिए हम इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वाटर प्लेनेट कहते हैं, इतना ज़्यादा पानी है यहाँ पर। जो ओशन वाटर है, जो समुद्रों का खारा पानी है, वो कितना है, वो सलाइन है और वो पीने लायक नहीं है, ह्यूमन नहीं उसे पी सकते। और ठीक है, और बाकी जो बचा पानी, ठीक है, उस 90 में से सिर्फ 2.7%, कितना, सिर्फ 2.7% कौन सा पानी है, जो कि फ्रेश वाटर है। ठीक है, कितना, उस ओशन वाटर को छोड़कर बात इन्होंने कही है, क्योंकि ओशन वाटर तो हम पी नहीं सकते, और 3/4 वाटर तो सारा यही है, ठीक है, हमारी धरती का। और उसमें से टोटल वाटर में से 2.7% कौन सा है, सैलिन वाटर है। और जिसमें से 70%, इसमें से भी 2.7 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि जो 2.7% पानी है उसका भी जो 70% है वो कौन सा पानी है, वो आइस शीट से ढका हुआ है। जैसे कि जो हिमालय पर्वत पे जो बर्फ़ की चादरें ढकी हुई हैं ना, या फिर अंटार्कटिका, या जो पोल्स हैं हमारे ध्रुव हैं, और ग्लेशियर्स हैं जितने भी, हिम नदियाँ, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, ये सभी क्या है, ये सभी बर्फ़ की चादर से ढके हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये सिर्फ कितने हैं, 2.7 में से 70% की बात किया है इन्होंने। अभी बात करेंगे कि ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल, कि इनके लोकेशन के कारण हम इनका पानी तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। और बाकी बचा पानी कितना, ओनली 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन बींग्स, इसमें से भी सिर्फ 1% पानी बचा कि जो हम मनुष्य पी सकते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं। और ये पानी भी कहाँ कहाँ मिलता है, अभी ये देखेंगे कि ये ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर, और रिवर्स या लेक्स में है, या फिर वो वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है। तो ये सभी वाटर अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, तो ये भी सभी हमें एक जगह पर नहीं मिलते, सभी ग्राउंड वाटर नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पानी है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। और ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, कि एक अगर आपको कोई टैप दिखती है, ठीक है, टैप कोई नल दिखता है आपको, अगर उसमें से पानी टपक रहा है, पानी की बूंदें टपक रही हैं, तो लगभग साल भर में वो लगभग 1200 लीटर पानी है वो बर्बाद करते हैं। ठीक है, उनसे बर्बाद हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं पानी की दुर्लभता कितनी है। और वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ये तो हमें जानती हैं कि जो पानी की जो मात्रा है वो धरती पर भले समान रहती है, कि उनको ना तो घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। और ये कैसे होता है, हमें ये प्रोसेस देखने को कैसे मिलती है, जब भी हम वर्षा होती है, वर्षा कैसे होती है, पहले वाष्पीकरण होता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, नदियों या तालाबों या ओशंस में जितना पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है बादल बनकर, फिर वो बाद में ठंडे होते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो बारिश की फॉर्म में नीचे आकर नदियों को तालाबों को भर देता है। फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया सारा दिन ही चलती रहती है, सारा साल ही चलती रहती है धरती पर। उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, क्या, जल चक्र कहते हैं। अभी वाटर का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, वाटर का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो उद्योग बने हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका इस्तेमाल जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की डिमांड है, जो वो मांग है वो बढ़ती जा रही है, फूड उनको चाहिए, उनको क्रॉप्स उगानी है। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन क्या होती है, शहरीकरण। शहरीकरण क्या होता है कि जब भी गांव के लोग शहरों में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि उनको नई न्यू फैसिलिटीज़ चाहिए। ठीक है, सभी को फैसिलिटीज़ चाहिए, वहाँ पर उनको एजुकेशन चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए हम शहरों की तरफ आ रहे हैं जो गांव के लोग हैं, तो हॉस्पिटल्स अच्छे हैं वो भी शहरों में बने हुए हैं। तो काम करने के लिए, जॉब्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए अर्बनाइजेशन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीने का स्तर है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमें वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है। फ्रेश वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा हमें उसकी कमी हो रही है, क्योंकि शहरों की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, उनका जो निकास है, जो शहरों की जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका जो हार्मफुल केमिकल्स होता है जो फैक्ट्री से निकलता है, उनको सीधा रिवर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। अब वही रिवर्स का पानी हम लोग ही पीते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, फिर वो पानी पोल्यूटेड होता जा रहा है, जो पानी है वो प्रदूषित होता जा रहा है। अभी हम देखेंगे एक अमरेली गांव है, एक अमरेली क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, सौराष्ट्र रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अमरेली
गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग आपको बड़ी हैरानी होगी जान के कि 1.25 लाख लोग, लगभग 1,25,000 लोग यहाँ पर पानी है वो खरीदने पर डिपेंडेंट है, ठीक है। वो लोगों से, दूसरे पास के इलाकों से उनको पानी खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे कि अच्छा हमें तो बहुत पानी मिलता है, पानी तो फ्री है, हमें तो पानी की कोई कमी नहीं है, पर हमें पानी की वैल्यू तब पता लगेगी जब यहाँ पर पानी मिलेगा नहीं। अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं अमरेली का। अमरेली कहाँ का पार्ट है? गुजरात का एक ज़िला है। वहाँ पर लोगों को पानी खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है और वहाँ पर 1.25 लाख लोग हैं जो रोज़ पानी खरीदते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी कमी है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि जो पानी की कमी है, सिर्फ ये तो हमने एक एग्जांपल देख लिया कि भारत की एक एग्जांपल है, पर क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ भारत में एक जगह पर ही ऐसा हो रहा होगा? ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, पूरे विश्व को पानी की बड़ी समस्या है। जैसे कि मेन कंट्री आ गई अफ्रीका। अफ्रीका अभी कोरोना पैंडेमिक के चलते अभी WHO ने गाइडलाइंस दी है कि सभी लोगों ने हाथ धोने हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि अफ्रीका के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो हाथ कहाँ से धोएंगे, सैनिटाइजर कहाँ से यूज़ करेंगे? ये सोचने वाली बात है। अब आ गया वेस्ट एशिया। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न USA, ठीक है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। जिन कंट्रियों के मैंने नाम लिए हैं, इन सभी पर क्या है? इन सभी जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। इन लोगों को पानी की बहुत कमी है। हमारे भारत में फिर भी पानी की इतनी कमी नहीं है। आप इन लोगों से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन सी कंट्रीज हमने डिस्कस की? अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न USA, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। लगभग सारे ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम जगह पर उनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और यहाँ पर जो आपको ऑस्ट्रेलिया में जो निवास मिलेगा लोगों का, वो सिर्फ तटवर्ती इलाकों में ही मिलेगा जहाँ पर आपको पानी मिलता है, ठीक है। और इन पानी का किया क्या जा रहा है? ओवर एक्सप्लोटेशन की जा रही है कि लोग कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं उनको प्रदूषित किया जा रहा है। जितनी फैक्ट्रीज हैं उनका निकास कहाँ कर दिया जा रहा है? उनका जो एग्जिट पॉइंट है, जो कि केमिकल से हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उन सभी को नदियों से साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और कई जगह पर लोग ऐसे ही पानी बर्बाद कर रहे हैं, उनको कदर ही नहीं है पानी की। तो हमें ये भी बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि हम जो वाटर है उसको बचा कैसे सकते हैं। जो पानी के संसाधन है, ठीक है, जो जल के संसाधन है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, ये आप पता है इमेज कौन सी है? ये कौन सी रिवर है? ये रिवर यमुना है। और ये पोल्यूटेड हो रही है। किससे प्रदूषित हो रही है? ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज, कि लोग कूड़ा करकट, जितना भी फैक्ट्रीज का में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, सारा इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रही है धीरे धीरे। अभी डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, कि जो पानी है, जो फैक्ट्रियों से निकलता पानी है, उनको सीधा इधर ही कनेक्ट कर दिया जाता है। अब आ गया एग्रीकल्चर केमिकल्स, कि जो एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, कि हम फसल उगाने के लिए मेनली उन केमिकल से बनी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो बारिश आएगी, ठीक है। बारिश आने से वो सभी जो हम पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमने फसलों को पेस्टिसाइड से इस्तेमाल कर दिया। अब उन पर दवाएँ छिड़क दी, बारिश आई, और बारिश से क्या हुआ कि वो जो दवाई थी, केमिकल था, वो पानी में घुल गया और वो ज़मीन के साथ मिक्स हो गया। तो इससे क्या होगा? इससे आपको नहीं लगता कि वो पानी जब बहकर जाएगा कहीं पे, या फिर उन फसलों में तो चलो आ ही गया, ठीक है, वहाँ की जो धरती है वो भी पोल्यूटेड हो रही है। अगर वही पानी किसी नदी या नाले में गिर गया तो वो पानी भी प्रदूषित हो गया। अब आप इसको कॉरलेट कर सकते हैं, कि कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पानी है कितनी समस्या, इसकी कितनी सारी समस्याएं हैं, पानी को कितनी सारी समस्याएं, हम इसको किन किन तरीक़ों से इनको वेस्ट कर रहे हैं और इनको पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। हाँ, वही बात की कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और मेटल्स हैं, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्लास्टिक है, क्या आप प्लास्टिक को कभी ख़त्म कर सकते हैं? हमने शुरू से ही पढ़ा है जो प्लास्टिक है वो कभी ख़त्म नहीं होता, अमर है, वो कभी नहीं ख़त्म होगा, लाखों साल हज़ारों साल लग जाएंगे उसको नष्ट होने में, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। धरती में एक बार मिक्स हो गए तो बस फिर
हमारा बहुत नुकसान है। एक बार हमारे बॉडी में आ गए तो बस फिर हमारा जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और इन सभी को हम रोक सकते हैं। जो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। हम अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हम मेथड अपना सकते हैं कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, कि हम इन वाटर रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व फॉर अडॉप्टिंग, बचा सकते हैं कैसे, अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, कि इन इरिगेशन को, सिंचाई के साधनों का अगर हम प्रयोग करें तो हम इन जल संसाधनों को बचा सकते हैं। अभी देखेंगे हम। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो एंड रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जो जंगल होते हैं या फिर जो वन होते हैं या फिर अदर वेजिटेशन जो भी प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, वो जल का जो रफ्तार होती है वो उसको रोक देते हैं, अपर्दन नहीं होने देते। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बारिश का जो पानी है उसको हम बचा लेते हैं, उसको हम धरती के अंदर नहीं जाने देते, उसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अभी हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और कैनाल्स का जो इस्तेमाल है, जो कैनाल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज, कि जो पानी जो सीपेज कर जाता है, ठीक है, कि बहुत सारा पानी हम ऐसे गिरा देते हैं, मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज, कि धरती के अंदर सीधा चला जाता है। जो हमें पानी फसलों को देना है वो फसलें को उतना ही पर्याप्त मात्रा में हम पानी दें, इसको हम बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें, जो कैनाल्स का जो वाटर है। और स्प्रिंकलर मेथड जो है, कि जो आपको यहाँ पर एक वाटर स्प्रिंकलर दिखाई दे रहा होगा, ये फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि इससे जो पानी की जो वेस्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी और इवेपोरेशन होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। इस तरह हम पानी को बहुत सारे इन सारे तरीक़ों से बचाया जा सकता है, इन सारे तरीक़ों से। अभी हम देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है किसकी, कलेक्टिंग रेन वाटर। कलेक्टिंग रेन वाटर कहाँ से हम नहरों का जो बारिश का पानी है वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे, रूफ टॉप से, जो घरे की छतें होती हैं उनके ऊपर से हम इन पानी को इकट्ठा करेंगे। और एक लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, कि जहाँ फ्यूचर यूज़ के लिए हम इनको जमा करके रख लेंगे। और ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं कि अगर एक बार बारिश होती है तो लगभग 2 घंटे भी बारिश हो तो ये लगभग 8,000 लीटर तक का हम बारिश का जो पानी है वो बचा सकते हैं इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अभी हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि प्राकृतिक जो वनस्पति है और वन्य जीव हैं इनके बारे में देखेंगे। जो नेचुरल वेजिटेशन पाई कहाँ जाती है, वो कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर एक नैरो जोन होगा। किसका नैरो जोन होगा, जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जो धरती का, जहाँ पर आपको पानी भी मिलेगा, जहाँ पर आपको हवा मिलेगी और जहाँ पर धरती होगी। जब यहाँ पर तीनों लिथोस्फीयर, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था बायोस्फीयर, जैव मंडल बनाते हैं। तो ये सभी हमें जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ये सभी हमें यहाँ पर ही मिलेंगे और ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, पारितंत्र कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक मर गया तो दूसरे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। अभी ये भी हम कॉरिलेट करके देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि हमें प्लांट्स और क्या क्या चीज़ें देते हैं, वो हमें लकड़ी देते हैं, गिव शेल्टर टू एनिमल, वो इनको जानवरों को रहने के लिए घर देते हैं। अगर वहाँ पर जंगल ही नहीं होंगे तो वहाँ पर जानवर कहाँ पर रहेंगे फिर, है ना। वे जो मतलब कि अगर जो जितने भी वन हैं वहाँ पर रह कौन रहा है, वहाँ पर सभी मेनली जानवर ही तो रह रहे हैं। और हमें ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिल रही है, इन्हीं जंगलों से तो मिल रही है, हमें इन फॉरेस्ट से ही जो है ऑक्सीजन मिल रही है। और प्रोटेक्ट सोयल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स। और ये जो वन है वो और क्या करते हैं, वो एक शेल्टर बेल्ट बनाते हैं। वो हमने पढ़ा था ना एक शेल्टर बेल्ट्स की, जो हमें लाइन वाइज क्या लगा देते हैं, कोस्टल या ड्राई एरिया में, सूखे एरियाज में, तटवर्ती एरिया में हम लाइन लगा देते हैं किसकी, ट्रीज़ की, जिससे क्या होती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं और वो मृदा अपरदन को रोक लेते हैं। जो सॉइल एरोजन होती है इससे वो ज़्यादा होती नहीं है। तो ये जो वन है इसका काम भी करते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो धरती का पानी है वो उसको भी बचा कर रखते हैं। और वो हमें और क्या क्या देते हैं, जो वन होते हैं, जो हमारे जंगल हैं, वो हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम और मेडिसिनल दवाइयाँ देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर है, ये सभी किस चीज़ से बनती हैं जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है।
ये जब हम सारा कुछ करते हैं ये सभी हमें वनों से मिल रहा है, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम इनको बचा कर रखें थोड़ा सा। अभी जो वल्चर है, हमने पढ़ा था ना पारितंत्र, ये जो इकोसिस्टम है इसमें सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कैसे जुड़े हुए हैं ये अभी हम देखेंगे। कि जो वल्चर थे, ठीक है, जो गिद्ध थे, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत ही तेज़ी से मरने लगे। क्यों मरने लगे? क्योंकि उन्होंने लाइव स्टॉक ट्रेटेड, एक स्कावेंजिंग लाइव स्टॉक ट्रेटेड कि वो दवाइयाँ खाने लगे थे। डिकोफ्लेनेक, एक डिकोफ्लेनेक नाम की एक दवाई थी, ड्रग था एक, ठीक है, जो पशुओं को मेनली दिया जाता था। ये पेन किलर था एक, ठीक है। तो ये जब पेन किलर दिया जाता था पशुओं को जो लाइव स्टॉक थे, तो वो जब मर जाते थे तो उनको ये गिद्ध खाना शुरू कर देते थे। जब वो गिद्ध उनको खाते थे तो ये इनकी किडनी फेल हो जाती थी, ठीक है। तो किडनी फेल होने के कारण तो ये इनकी जो जनसंख्या थी इन गिद्धों की बहुत ही तेज़ी से घटने लगी। तो सरकार ने इस ड्रग के यूज़ पर फिर बैन लगा दिया था। अभी आप सोच रहे होंगे कि गिद्ध है ये, तो इसके मरने से हमें क्या लॉस होगा? तो ये क्या है, ये इसको स्कैवेंजर, नेचुरल स्कैवेंजर माना जाता है। कि जो धरती पे कोई भी जानवर अगर मर गया उसको कौन खाएगा? नहीं तो वो ऐसे सड़ता रहेगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। उसको फिर वो क्या कर रहा है, पोल्यूशन ही हो रहा है वो उससे, उस हिसाब से। कई रास्ते पे आपको जानवर दिखते हैं, इन सभी को अगर ये सभी क्या है प्राकृतिक रूप से इनको जब गिद्ध खा लेते हैं तो वो इसकी सफाई हो जाती है। तो ये इसलिए जो अगर ये गिद्ध नहीं रहेंगे तो फिर उनकी सफाई कौन करेगा? तो इस तरह से ये क्या है, एक नेचुरल स्कैवेंजर है, प्राकृतिक तौर से ये सफाई करते हैं उसकी। इसलिए हमारे लिए ये तो सिर्फ होगी एक बर्ड की बात होगी। इसी तरह बहुत सारे जो जानवर होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, पर उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, या फिर वो मर जा रहे हैं या फिर हम उनका शिकार कर ले रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। कि जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, इसमें जानवर भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं। और जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म कि जो जल में जो जीव रहते हैं ये सभी इसी में आते हैं। वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? उनसे हमें, इन सभी चीज़ों से हमें क्या क्या मिलती हैं? उनसे हमें दूध मिलता है, मीट मिलता है, उनके सींग मिलते हैं और हमें उनसे वूल मिलती है, जो कि सूती ऊन क्या होती है, ऊन हमें मिलती है, वूल मिलती है। और इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि बीज, मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। और जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स क्या करते हैं, वो इन इंसेक्ट्स को खाते हैं। कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाने का काम करते हैं और डिकम्पोजर का काम भी करते हैं। जो डिकम्पोजर क्या होता है, किसी भी चीज़ को खाद में तब्दील कर देना, ये डिकम्पोजर्स इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हैं, ये बर्ड्स भी क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। अभी हम देखेंगे जो वल्चर है वो क्या करते हैं, वो डेड, अभी हमने पढ़ा था वल्चर के बारे में, जो गिद्ध है वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, ये जो मरे हुए जानवरों को ये खा लेते हैं और ये क्या है, स्कैवेंजर हैं, इसकी सफाई कर देते हैं। ये वाइटल क्लींसर ऑफ द एनवायरनमेंट, कि ये क्या है, क्लींसर हैं, कि ये सफाई कर देते हैं एनवायरनमेंट की। तो सो एनिमल बिग और स्मॉल और ऑल इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, कि कोई भी जानवर हो, छोटा हो या बड़ा हो, पर वो एक बैलेंस बना के रखता है इस पारितंत्र में। किसमें? एक पारितंत्र में एक बैलेंस बना के रखता है। तो इसलिए इनका जो जीना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एक बैलेंस बना रहे, कि हम बैलेंस बना कर रखें और इनको मरने से बचाएं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वितरण वो कैसे कैसे है, जो अभी हम देखेंगे कि जो ग्रोथ है वेजिटेशन की किस पर डिपेंड करती है मेनली, ठीक है। अगर वहाँ पर फसलें ज़्यादा उग रही हैं, या फिर वहाँ पर वो ट्रीज़ है, या फिर वहाँ पर वो जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हैं, या फिर वहाँ पर घास के मैदान है, किस बात पर निर्भर करेंगे, ये भी हमने पढ़ा था कि मेनली वहाँ पर तापमान वहाँ का कैसा है, वहाँ की हवा में नमी कैसी है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ये डिसाइड करेगा कि वो जो वहाँ का तापमान होगा वो कैसा होगा। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ड आर ग्रुप सेट्स, कि जो मेजर वेजिटेशन है इनको कौन कौन से टाइप्स में बांटा गया है? फॉरेस्ट जो वन है, ग्रासलैंड जो घास के मैदान है, स्क्रब्स जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर बारिश कमी होती है, ठीक है, और टुंड्रा जो कि ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है, जैसे कि लाइकेन, मॉसेज, ये सभी जब उग जाते हैं इसे हम टुंड्रा कहते हैं। अभी हम जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो रही होगी वहाँ पर फॉरेस्ट उग जाएंगे, जहाँ पर उससे थोड़ी सी कम बारिश हो रही होगी, जैसे कि मॉइस्चर थोड़ा सा कम होगा, तो वहाँ का जो ट्रीज़ का साइज होगा वो भी घट जाएगा, उनकी जो घनता होगी वहाँ पर उसकी वो भी घट जाएंगी। और
जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होगा, उससे कम बारिश होगी, वहाँ पर आपको ग्रासलैंड, घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और थ्रोनी श्रब्स कहाँ मिलेंगे, कंटीली झाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेंगी, कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पर आपको वहाँ पर मिलेंगी जहाँ पर ड्राई एरियाज होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश हो रही होगी। और टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर उगेंगी, कोल्ड पॉलर रीजन्स में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडे प्रदेश होंगे। हमने पढ़ा था ना कि ये ग्लोब है, समझ लीजिए ये ग्लोब है, तो यहाँ वाले एरिया में ये क्या है, ये दोनों ठंडे प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, यहाँ इन दोनों जगह पर। यहाँ पर आपको कौन कौन से, मेनली मॉसेड एंड लाइकेंस, ये दोनों प्लांट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो आजकल हैं वो ज़्यादातर जो जंगल हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं, किनके द्वारा, लोगों के द्वारा। क्यों, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर फसलें उगानी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग जंगलों को साफ़ करते जा रहे हैं, जिसके कारण एक दिन ऐसा आएगा कि सभी जंगल ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जीना भी एक असंभव जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि हमें खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो हम ऐसे फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि जो हम नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है और वाइल्ड लाइफ है, उसको बचा सकते हैं। कैसे कैसे बचा सकते हैं, टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। हमें पता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, ये एक साथ ही इकोसिस्टम, पारितंत्र बनाते हैं। अभी हमने वल्चर वाली, गिद्ध वाली एक एग्जाम्पल देखी थी, जिसमें अगर गिद्ध ना रहे तो फिर हमारे प्रकृति की सफाई कौन करेगा, अगर कैसे वो नेचुरल प्रकृति की सफाई करने वाला है, ठीक है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अब उसी तरह जो क्लाइमेट में चेंज आने से और मनुष्यों के इंटरफेरेंस करने से क्या होगा, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो जानवरों के घर हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। मैनी स्पीशीज हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। जो एक्सटिंक्शन क्या होता है, ठीक है, एक्सटिंक्शन और एंडेंजर्ड क्या होता है, कि एंडेंजर्ड वो स्पीशीज होती हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में बच गई हों, अगर वो भी मर जाएं तो उनका मरना एकदम तय है। कि वो जैसे कि अब डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर पहले हुआ करते थे, अब वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब उनकी यहाँ पर लाइफ है नहीं, यहाँ पर आपको एक भी डायनासोर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी तरह कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में हैं, ठीक है, उनको इसलिए बचाया जा रहा है। नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये एक प्राकृतिक तौर से इनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें ये सर्वाइव कर पाएँ, जिनसे इनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो ख़त्म ना हो। उसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि एकदम मरने की कगार पर हैं। अगर उनको ना बचाया गया तो वो एकदम ही विलुप्त हो जाएंगी। इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए हम क्या क्या बहुत सारी काम कर सकते हैं, अभी हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाई करना, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की जो हम भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, और फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है। अभी आपको पता होगा ब्राज़ील के जंगलों में आग भी लग गई थी, अमेजोन के जंगलों में। सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ विच एसिलेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज। कि और सुनामी, जो जलधाराएं बहुत ही तेज़ी से आती हैं, आपको पता है ये भी, और लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होता है, ये सभी क्या कर रही हैं, ये सभी जो हमने बातें पढ़ी ना, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो कारण हैं, ये किस में क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन। ये सभी इन जानवरों को एकदम से ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सभी रीज़न है जो इनके कारण ही जो जो स्पीशीज़ हैं वो मरती जा रही हैं। और जो एनिमल्स हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा व्यापार किया जा रहा है, तस्करी की जा रही है। जैसे कि इनकी स्किन के लिए की जा रही है, इनके सींगों के लिए, जो इनकी जो चमड़ी है, इनके जो नेल्स हैं, इनके दांतों के लिए, हॉर्न्स, फीदर्स, जो कि जो इनके पंख हैं, इन सभी चीज़ों के लिए इनकी तस्करी की जाती है। तो इनको लगातार लोगों द्वारा मारा जा रहा है, ठीक है। हम बर्ड्स का शिकार किया जा रहा है, जैसे कि और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइगर है, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, स्नो एंड लीपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इन सभी का भी दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, कि हम इन सभी का भी वैसे व्यापार किया जाता है लोगों द्वारा, जो कि इलीगल है। सरकारों ने तो वैसे इसको मनाही की हुई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी लोग कर रहे हैं। और इनको बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, बाय इनकरेजिंग अवेयरनेस, कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है कि आप ये काम गलत है, आप ऐसा ना करें, ठीक है। कानून बनाए जा सकते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो आपको इतनी साल की सज़ा होगी।
और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक बक आल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। ये आपको ब्लैक बक की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। इनको भी बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसलिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स ये बनाए गए हैं, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव और प्राकृतिक जो है संसाधन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, उनको बचाया जा सके। ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम मेनली इसको ऐसा बनाते हैं कि इसमें जो मेन स्पीशीज़ है, किसी को भी हमने बचा के रखना है, उसको हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा पाएँ कि उसको कोई समस्या ना हो वहाँ पर उसको जीने में। नेचुरल वे से उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, नहीं तो इनको अगर जंगल नहीं मिलेंगे ये तो मर ही जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि लोग दिनों दिन जंगल काटे जा रहे हैं। अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो फिर इनका फिर ये जीवन इनका संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार ऐसी चीज़ें इनको एनवायरनमेंट बना देती है जिसको आप ये परमानेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से इनको बचाया जा सकता है। अभी बात करेंगे ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, कि हम तस्करी जो करते हैं, जानवरों को मार देते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है, फिर इनको बाज़ार में जाकर बेच देते हैं। ये हम नहीं करते, पर बहुत सारे लोग होते हैं, इनको पैसे के लिए लोग ऐसा करते हैं। आपने टीवी न्यूज़ में भी काफ़ी बार सुना होगा कि तस्करी करता गैंग पकड़ा गया, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये बर्ड्स की, एनिमल्स की ये तस्करी करते करते इन्होंने एक्सटिंक्ट बना दिया है। पूरे जानवर की जो प्रजाति है सारे को ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या तो फिर एक्सटिंक्शन की कगार पर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज इन लोगों ने बना दिया है। और हमें इन सभी चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं? फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव जैसे जो प्रोग्राम होते हैं कि जिसमें बच्चों को मेनली जागरूक किया जाए, फॉरेस्ट की जो महत्वता है वो लोगों को बताई जाए कि हाँ भी ये जो फॉरेस्ट हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, आप इनको बचा सकते हैं। और स्कूल में क्या किया जा सकता है, इन बच्चों को हम बता सकते हैं कि आप उनको विजिट करवा सकते हैं नेचर कैंप में, और उनको अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़ की हम उनको इनकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं इन स्पीशीज़ की। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या किए हैं, लॉ पास किए हैं, किसके? ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि बहुत सारे जो हैं देशों ने क्या किए हैं, कानून पास किए हैं कि अगर आपने इस जानवर को मारा या इसका जो तस्करी की तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे, या फिर उस कंट्री के हिसाब से उन्होंने कोई भी अपने कानून बनाए होंगे कि आपको इतने साल की सज़ा हो सकती है, इतने पैसों का जुर्माना हो सकता है। और भारत में भी कानून है कि किलिंग ऑफ लॉयंस, कि आप शेरों को, चीतों को, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स और इज़ इलीगल, कि इन सभी को आप नहीं मार सकते। अगर आप इनको मारोगे तो फिर आपको सजाएं होंगी। और यहाँ पर नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क अ नेचुरल एरिया डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस, कि इसमें एक ऐसा प्राकृतिक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें हम किसी को बचा कर रखते हैं। इकोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है, पारितंत्र जो है, विश्वसनीयता है, उसको हम बनाए रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। इसमें कोई भी जानवर हो सकते हैं कि हम उनको मेनली बचा कर रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि वो एकदम से ख़त्म ना हो जाएं, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज ना बन जाएं। जैसे कि डायनासोर्स बन चुके हैं, वो पहले मनुष्यों से पहले रहा करते थे, फिर भी हमें आजकल कभी कभार कंकाल मिल जाया करते हैं। पर नेशनल पार्क इसलिए इनको बनाया जाता है कि जो अभी स्पीशीज़ जो बची हैं थोड़ी बहुत, उनको बचाया जा सके। अब एक यहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है CITES, इसको क्या किया गया था? इसको स्थापित किया गया था। इसको क्यों स्थापित किया गया था? कि जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाया जा सके, प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाया जा सके। और ये हमारी सभी की ड्यूटी भी है कि हम इन सभी चीज़ों को बचाएं। और ये जो मेन कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन था CITES, जब एस्टेब्लिश किया गया था, तो इनमें बहुत सारे स्पीशीज़ को क्या किया गया था, उनकी लिस्ट बनाई गई थी, और बर्ड्स की लिस्ट बनाई गई थी कि आप इनका व्यापार नहीं कर सकते, आप इनको मार नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको उस देश के हिसाब से आपको सजाएं मिलेंगी, ठीक है। और इसमें मेनली 5000 जो स्पीशीज़ हैं, 5000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, ठीक है, और 28,000 जो स्पीशीज़ हैं वो प्लांट्स की, ठीक है। 5000 स्पीशीज़ एनिमल्स की, जानवरों की, और 28,000 जो किस्में हैं, किसकी? प्लांट्स की। इन सभी को लिस्ट बनाई गई है कि हमने इन चीज़ों को, मेन फोकस है कि हमने इनको बचा के रखना है। जैसे कि बियर, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स, एलोस, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं
कि इन सभी को बचाने के लिए एक जो कन्वेंशन है इसको साइन किया गया है सारे देशों के बीच, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये आपके एनवायरनमेंट में पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट के पेपर में भी ये पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये हमारा चैप्टर था। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। शायद चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें समझने वाली बहुत सारी बातें थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल फॉर्मेशन। कि जो सॉयल फॉर्मेशन है उसके हमने दो क्लाइमेटिक फैक्टर बताने हैं। तो एक तो हो गया टेम्परेचर, ठीक है, और एक हो गया रेनफॉल, ठीक है। ये सभी जो बातें हैं ये सॉयल फॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट है। राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके हमने दो कारण बताने हैं। एक तो जैसे कि हो गया सॉयल एरोजन, है ना, कि हम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही वनों की कटाई कर रहे हैं। ये सभी जो रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के, कि ये जो वनों की कटाई की जा रही है लगातार, ये सभी रीजन लैंड डिग्रेडेशन के एग्जाम्पल्स हैं। वाई इज लैंड कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। कि जो लैंड है उसको इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है, जो लैंड है वो इम्पॉर्टेंट संसाधन क्यों है? क्योंकि लैंड से हम ये सारी फसलें उगाते हैं, लैंड से हमें इतना कुछ मिलता है, ठीक है। संभव ही नहीं है कि हम बिना लैंड के कुछ कर पाएँ। जितनी फसलें हैं उगाते हैं, घर हम लैंड पे बना रहे हैं, ठीक है। तो लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि हमने सरकार द्वारा कुछ बताने हैं कि स्टेप्स जो उठाए गए हैं जिनसे हम प्लांट्स को हम बचा कर रख सकते हैं। तो जैसे कि प्लांट्स को बचाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स उठाए हुए हैं। प्लांट्स को बचाने के लिए सरकार ने या एनिमल्स को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं। कि अगर कानून अपराध बनाया हुआ है कि अगर आपको इस जानवर को आपने मारा तो आपको सजाएं होगी, ठीक है। और बहुत सारे इन्होंने कानून बनाए हुए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हुए हैं कि सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हुए हैं कि इन सभी प्लांट्स और एनिमल्स को बचा कर रखा जाएगा। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। कि हम पानी को कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है कि हम जो रूफ टॉप्स होती हैं, जो घर की छतें होती हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, उनके ऊपर हम इन सभी पानी को बचाते हैं, ठीक है। उन सभी को इकट्ठा करके बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम जो इरीगेशन, जो हमने सिंचाई करनी है, उस सिंचाई को करने के लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रीप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन। कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगा सकते हैं जिसके कारण हम इन कंजर्व वाटर कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो सॉयल फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है, कि कौन सा फैक्टर नहीं है सॉयल फॉर्मेशन के लिए। ऑर्गेनिक मैटर, सॉयल टेक्सचर या टाइम। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सॉयल टेक्सचर इज द राइट आंसर। कि जो सॉयल टेक्सचर है वो क्या है, वो फैक्टर नहीं है सॉयल फॉर्मेशन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉयल एरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। कि इनमें से कौन सा कारण है, कौन सा मेथड है जो सही है बिल्कुल किसके लिए, सॉयल एरोजन के चेक करने के लिए। तो इसका कौन सा सही होगा? इन्होंने कौन सी बात की है, सॉयल एरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। कि जहाँ के ढलान बहुत ही तीखी होगी वहाँ की बात की है इन्होंने। ये तो हम सबको पता है कि सॉयल एरोजन के लिए ही ये तीनों मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो कौन सी थी, वो टेरेस कल्टीवेशन थी। तो इससे क्या होगा, जो स्टीप स्लॉप्स होंगी वहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मैच द फॉलोइंग। लैंड यूज़ का क्या होगा? लैंड यूज़ प्रिवेंट सॉयल एरोजन, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। इसका क्या होगा? लैंड यूज़ होगा प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉयल। इसका ये है। रॉक डैम्स क्या है? ये प्रिवेंट सॉयल एरोजन, ये सॉयल एरोजन से बचाते हैं। और बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।